गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग क्लास नाइन्थ का साइंस कर रहे थे और साइंस में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी का 4 चैप्टर खत्म कर लिया था और 5वां चैप्टर है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्य और ऊर्जा में हमको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी और कुछ फॉर्मूले का हमें ज्ञान होना चाहिए। कार्य, वर्क डन। कार्य या वर्क इंग्लिश में जिसको वर्क बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। पहला कार्य, क्या कार्य या वर्क क्या होता है। कार्य या वर्क क्या होता है। कार्य या वर्क उसको कहते हैं जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें वो अपना पोजीशन को चेंज कर देता है, अथवा कहने का यह अर्थ है कि वो अपना स्थान में परिवर्तन आ जाता है, तो वर्क या कार्य हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे में विस्थापन, बल गुणे में डिस्प्लेसमेंट। और ऊर्जा, किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ऊर्जा हम जानते हैं कि एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आएंगे या जितने भी उसकी फॉर्मूला आएगी मैं उसको लिखते जाऊंगा। आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे इसको सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। इसके पहले ही मैंने बताया कि कार्य का मतलब क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन तभी होगा कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु में विस्थापन हो जाता है तभी हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते हैं कि उस वस्तु पर कार्य हुआ है। कार्य तभी होगा जिस वस्तु पर हमने बल लगाया है अथवा उसमें विस्थापन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो क्या है। सदिश है, अदिश है, ना तो सदिश है ना अदिश है, केवल संख्या है। तो आप सब जानते होंगे कार्य और बल। कार्य, बल और विस्थापन दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। लेकिन कार्य क्या है, कार्य क्या है, अदिश राशि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदिश राशि है। कार्य में केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, कार्य में केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि वाट निम्नलिखित में किसका मात्रक है। वाट निम्नलिखित में किसका मात्रक है, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो कार्य का क्या होता होगा, कार्य का क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा का भी जूल होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वाट निम्नलिखित में किसका मात्रक है, तो वाट निम्नलिखित में शक्ति का मात्रक है। किसका है, शक्ति का मात्रक वाट है। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि पटना के गोलघर पर बैठे लड़के के पास है। अगर कोई लड़का है जो पटना में गोलघर के ऊपर बैठा हुआ है, क्या है, गोलघर के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा, या कोई ऊर्जा नहीं होगा। आप जान जाइए कि अगर कोई वस्तु अपने स्थल से ऊपर की रहता है या ऊपर में रहता है तो उस पर स्थितिज ऊर्जा लगता है। क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा लगता है। जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh।
m इज इक्वल टू मास यानी द्रव्यमान, g यानी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल 9.8 एक्सेलरेशन जो होता है, और h होता है हाइट यानी ऊंचाई। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का या बालक पटना में गोलघर के ऊपर बैठा है तो उस पर क्या होगा? उस पर स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का होगा। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यानी स्थितिज ऊर्जा का आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। और अगर कोई व्यक्ति पटना के गोलघर के ऊपर बैठा हुआ है तो उस पर कौन होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा उसमें? स्थितिज ऊर्जा। आप जानिए गतिज ऊर्जा कब होता है? गतिज ऊर्जा शब्द से ही आपको पता चल जाता है कि गति, जिस वस्तु में गति होगी वहीं पर गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? जिस वस्तु में गति होगी उसी में गतिज ऊर्जा होगा। बिना गति, बिना मूवमेंट के गतिज ऊर्जा नहीं आ सकता। जैसे गतिज ऊर्जा का मैं फॉर्मूला लिख दूं आपको, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। आप नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। गतिज ऊर्जा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट उसका पूछ ही दिया, फॉर्मूला ही पूछ दिया। तो इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो आप यहाँ देखिए गतिज ऊर्जा का यहाँ दिया है 1/2 mv², राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का भी यहाँ दिया हुआ है mgh, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थित, जो अपने एक जगह स्थिर है, वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। अगर मोशन हो जाएगा तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाएगा। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। कमानीदार में घड़ी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं, या दोनों प्रकार की ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। कमानीदार घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होता है। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि कार्य को ऑप्शन में है हमारा केवल दिशा होती है, केवल परिणाम होता है, ना दिशा होती है ना परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होती है। कार्य जो होता है, आप सभी जानते हैं कि कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि का मतलब ही जानते होंगे, जिसमें क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होता। आपको फिर से बता देता हूँ, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, केवल उसमें परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उसमें कोई भी दिशा नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है जूल मात्रक है। जूल मात्रक है किसका? इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कार्य और ऊर्जा का, कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, और बल और कार्य का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जूल जो है किसका किसका मात्रक है? तो कार्य का और एनर्जी का। कार्य को भी हम लोग नापते हैं तो जूल में ही नापते हैं कि कितना वर्क डन हुआ हमारा, और कितना एनर्जी इसमें लगाया गया है उसको भी हम लोग किस में नापते हैं? तो उसको भी हम लोग नापते हैं जूल में ही। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। गुरुत्व बल के विरुद्ध में कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आप जानते ही होंगे कि वर्क डन यानी कार्य होता है FD कोस थीटा होता है। रियल फॉर्मूला वर्ग का होता है FD कोस थीटा। बल गुणे में विस्थापन और उसका एंगल, जो बल है, मान लीजिए कि ये बल हो गया और ये विस्थापन हो गया, तो इसके बीच का एंगल जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसको मापते हैं।
तो वर्क डन का जो हमारा रियल ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है, वो होता है एफ डी कोस थीटा। क्या होता है? एफ डी कोस थीटा। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है। क्या करता है? 50 मीटर चलता है। तो देखिए प्लेटफॉर्म कैसा होगा, ये हो गया प्लेटफॉर्म हमारा, जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, और मान लीजिए ये कुली है, और कुली अपने क्या किया, सर पर 20 केजी का बक्सा लिया है। क्या किया है? 20 केजी का बक्सा लिया है और वो इधर चल रहा है। तो आप सोचिए इस पे कैसा एंगल बनेगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट जानते ही होंगे, ये देखिए, अब बताइए इस पे कितना डिग्री का, ये प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन हो गया और ये कुली का समान है, तो इस पे बन रहा है 90 डिग्री। क्या बन रहा? 90 डिग्री का बन जा रहा है। तो आप फिर से लगाइएगा, अपना फॉर्मूला पे पुट कीजिए वैल्यू। कोस थीटा कितना होता है? कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। और आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से उसको मल्टीप्लाई कर दे यानी गुणा कर दे तो नंबर कितना हो जाता है? 0। अगर हम इस पे ये जान जाइए कि ये 0 हो गया, अब उसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या से उसका गुणा कर दे, तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। इसका मतलब यह नहीं है कि कुली ने कोई काम नहीं किया है। अगर आप कहते हैं कि कुली ने काम नहीं किया, कुली ने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में कोई काम नहीं किया है। कुली ने काम किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसका अलग लगेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको साफ बता रहा है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध, गुरुत्व कल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य, मतलब गुरुत्व बल के विरुद्ध में कुली द्वारा किया गया कार्य 0 है। लेकिन उसको ये मत कीजिएगा, कहिएगा कि आप तुमने कोई काम नहीं किया है तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे, ये गलत है, क्योंकि उसने वर्क किया है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध में उसने कोई वर्क नहीं किया है, क्योंकि ये सिचुएशन बन गया। क्या किया? ये सिचुएशन बन गया। वो कुली थोड़ा सा भी झुक के अपने शरीर को झुका लेता और उसके बाद ले जाता, तो गुरुत्व कल के, मान लीजिए इसका डायरेक्शन ये आ जाता, तो गुरुत्व कल के विरुद्ध में भी उसका कार्य हो जाता, क्योंकि वहां पर साइन कोस थीटा का वैल्यू बदल जाता। 9वां नंबर बोलता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगनी कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका भार दुगना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि किसी गतिमान वस्तु का चाल दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए कि कोई वस्तु मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और अचानक अपने स्पीड को क्या कर दिए? दोगुना कर दिया। मान लीजिए 30 के स्पीड से जा रहा था, आप 60 के स्पीड से कर लिए, तो आपके अंदर क्या अंतर होगा? आपका त्वरण बढ़ जाएगा, आपका भार दोगुना हो जाएगा, या आपकी गतिज ऊर्जा जो है वो दोगुनी हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, पहले हम लोग कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें गतिज ऊर्जा के बारे में ही देख लेते हैं, बाद में हम लोग त्वरण के बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम लोग गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। तो मास तो आपका वही रहेगा, आप 60 केजी के हैं तो आप 60 ही केजी के रहिएगा। यह नहीं हो जाएगा कि आप 200 केजी के हो जाइएगा, तो आपके मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1/2 यहाँ लिख देते हैं, m के m लिख देते हैं। v क्या हो जाता है? v 2 गुना हो गया है, तो क्या हो जाएगा? v के जगह 2v लिख देते हैं, का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 1/2 m 4v²। क्या हो जाएगा? 4v²। तो क्या हो जाएगा? इसको हम अगर कंपेयर करते हैं किससे, इसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा? ये इसके 4 गुना है, क्योंकि यहाँ v 1 है, यहाँ 4 है, v यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। ये 1/2 m 1/2 m यहाँ भी है, लेकिन यहाँ v² है, वहाँ 4v² है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक नॉर्मल सा मेथड आपको बता देते हैं जो सबसे आसान पड़ेगा आपको। देखिए काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा का आप फॉर्मूला जानते हैं, आपको पता है कि क्या होता है। तो काइनेटिक ऊर्जा इज इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। आप देखिए मास और वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के कैसे है? डायरेक्टली यानी समानुपाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन v² लिख देते हैं। क्या हो जाता है? v² लिख देते हैं। तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2v², k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4v²।
राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। गतिज ऊर्जा जो है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। अगर भी किसी भी वस्तु की चाल को हम दोगुनी कर दें, किसी भी वस्तु की चाल को अगर हम दोगुनी कर दें तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन बोलता है 10वां नंबर। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो बराबर द्रव्यमान के पिंड है, मतलब दोनों का मास क्या है? बराबर है। मास बराबर है और वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी में भी अंतर आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल तो मास पे डिपेंड नहीं करती है, मास पे निर्भर तो नहीं करती है, दोनों पे करती है। वेग पर और मास दोनों पे निर्भर करती है। मास बदलेगा तब पर भी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, वेग बदलेगा तब पर भी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 लिख लेते हैं। क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2 m 3v का लिख लेते हैं 3v स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 m 9v स्क्वायर। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट ले लिया हम लोग। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 ले लेते हैं। क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी 2 ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2 m 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 m 4v स्क्वायर सेकेंड। दोनों को क्या करिए? कंपेयर कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो दोनों को लिखेंगे 1/2 m 9v स्क्वायर बटे में 1/2 m 4v स्क्वायर। एम भी 1/2 एम बी 1/2 दोनों कटेगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा। क्या आ जाएगा आंसर? 9/4 यानी 9:4। 9:4 में उनका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा। पहला वस्तु का गतिज ऊर्जा दूसरे गतिज ऊर्जा का अनुपात 9:4 हो जाएगा। कैसे निकला आप देख लिए। दोनों का क्या हुआ? मास दिया हुआ था तो मास दोनों का mm मान लिए, और दोनों का क्या दिया हुआ था? वेग दिया हुआ था, दोनों का वेग भी मान लिए, वेग दिया हुआ था। गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला डालें, गतिज पहला का निकाले, फिर दूसरा का फॉर्मूला डाल के दूसरा का निकाले, दोनों को क्या कर दिए? यहाँ डिवाइड कर दिए, रेशियो निकाल लिए और आंसर हमारा आ गया। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में अधिकतर किसका एनर्जी का? जो मैंने आपको बताया केवल 3 ही फॉर्मूला का यहाँ यूज होगा। मात्र 3 फॉर्मूला आपको पता है तो आपको इस चैप्टर में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला, कार्य इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ डी कोस थीटा भी बोल सकते हैं अगर आपको याद कर सकते हैं। कोस थीटा के बारे में जानते हो, ट्रिगोमेट्री जानते हो तो आप आसानी से उसको पता लगा सकते हैं। दूसरा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर आपको पता है स्थितिज एनर्जी, गतिज ऊर्जा और वर्क कार्य, तो आप आसानी से इस चैप्टर में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हमारा 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई घोड़ा 20 न्यूटन का बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़ा द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य होगा। गाड़ी का विस्थापन घोड़े द्वारा लगाए गए बल के दिशा में है। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक घोड़ा है जो क्या कर रहा, एक गाड़ी को क्या कर रहा? खींच रहा। क्या कर रहा? खींच रहा। तो ये इस पर 20 न्यूटन का बल लगाता है और 5 क्या करता है? 5 डिस्प्लेसमेंट, मतलब 5 मीटर खींच देता है। तो इस पर हम लोग को क्या निकालना? कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप इस फॉर्मूला को रट लीजिए, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को आप रट लीजिए। तो हम अभी यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू, या कार्य लिख सकते हैं आप, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। बल हो जाएगा 20 जूल का, 20 न्यूटन का सॉरी, और 5 मीटर का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा 100 जूल। क्या हो जाएगा? 100 जूल। 100 जूल है नहीं, 20 इंटू 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20 इंटू 5।
12वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि बल और विस्थापन सदिश राशि हैं तो कार्य होगा बल और विस्थापन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इस क्वेश्चन को डील किया था कि बल क्या है। बल एक फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। और विस्थापन, विस्थापन भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश है। लेकिन इनके गुणनफल, इनका गुणनफल क्या निकलता है, कार्य निकलता है, जो कि अदिश राशि है। क्या है, जो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन सदिश राशि, सदिश राशियां हैं तो कार्य क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि। क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि। राइट आंसर बी, एक अदिश राशि। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन को देखिए एक बार आराम से। पृथ्वी के पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह को मानकर मानक सतह माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए, अभी हमने वर्क का फॉर्मूला का यूज किया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला का भी यूज किया, लेकिन हम यहाँ पर पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बार स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जब बता दीजिएगा, क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, मास गुणे में एच गुणे में जी। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो मास मेरा है, मास हमको निकालना है, तो यहाँ मास छोड़ देते हैं, इसको लिख लेते हैं 98। जी मेरा 10 हो जाता, एच मेरा 2 है। क्या है, एच मेरा 2 है। कितना बार में, 49 बार में कट जाएगा। एम क्या हो जाएगा, 4.9। क्या हो जाएगा, 4.9। अच्छा, पोटेंशियल एम जी एच ऑप्शन में है 4.9, ऑप्शन सी 5 के जी 4.9 या 5 भी चलेगा। अप्रोक्स वैल्यू है 4.9 बोलिए या 5 बोलिए, एकदम चलेगा। मेरा 5 आने का कारण यह था कि मैंने जी का वैल्यू 10 लिया है। मैंने जी का वैल्यू क्या किया, 10 लिया है। जी इज इक्वल टू 10 लिया और उसने सोल्व करते समय जी को 9.8 लिया है। अगर 9.8 लेके चलिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः, फिर से लग रहा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को मैं वर्क दे देता हूँ, आप करिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। इसके पहले सेम क्वेश्चन को मैंने कराया है। मैं बता देता हूँ आपको सहायता के लिए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का यूज़ होगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का यूज़ होगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। मास दोनों का बराबर है तो दोनों की जगह पर मास m लिखिएगा, भी जितना दिया हुआ उस दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा, फॉर्मूला में लगाइएगा, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 2 kg के एक पिंड का संवेग 16 मात्रक है तो उसकी गतिज ऊर्जा मान होगी। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि संवेग के बारे में, क्या बताया था, संवेग के बारे में बताया था। संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम बी। क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम भी। तो पी इज इक्वल टू एम भी होता है। इसमें हमको गतिज ऊर्जा मांगा, ठीक। और मास दिया हुआ 2 kg। तो आपको पता हो कि नहीं पता हो, शायद मैं बता देता हूं कि गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट रिलेशन जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूला को आप चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आपको अगर मन है तो कीजिए। क्या कीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² हो जाएगा, और पोटेंशियल मोमेंटम हो जाता है एम भी। क्या हो जाता है, एम भी। इसको हमको ये बनाना है, क्या बनाना है, इसको हमको ये बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, एम भी को स्क्वायर कर देंगे, तो भी से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ 2 भी रखना है, क्या करना है, यहाँ 2 भी रखना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 2 हटा देते हैं,
मोमेंटम हो जाता है एम भी। हमको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसको यहीं रखते हैं, एम भी लिखते हैं, 1/2 लिख देते हैं। 1/2 कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जानते ही हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी भी से किए तो ये भी स्क्वायर हो गया ऊपर में। यहाँ 2m है तो यहाँ भी m लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वहाँ भी m लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम पुट कीजिए। इसको क्या बोल रहा है, मात्रक 6 है और 2 kg का ये है, तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का होल स्क्वायर बटे में 2m। देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एम भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर भी स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा लिख देगा, नहीं नजर आ रहा, चलो ठीक है बड़ा लिख देते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी 1/2, सॉरी हम लोग को मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है, तो पी स्क्वायर बटे में 2m क्या हो जाएगा 2m। देखिए कैसे लिखेंगे हम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम भी, लेकिन स्क्वायर है तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2m रह जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया, m से m कट जाएगा तो m आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2 इंटू 2 4, 4 नवा 36, कितना आ जाएगा 9 जूल का हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को याद करके रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में 2m। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में 2m होता है। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में 2m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर आपको इस वीवीआई कर लीजिए इसको, अगर ये रिलेशन केवल आपको पता है, ये रिलेशन आपको पता है तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को 5 से 6 क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत कोई लड़के को इसमें तकलीफ होती है, क्योंकि दिया है पोटेंशियल, दिया है मोमेंटम, संवेग देता है और मांगता है काइनेटिक एनर्जी। संवेग दे के स्थितिज गतिज ऊर्जा मांग लेता है, तो लड़कों को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको दोनों फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक को दूसरे जैसा बना लीजिएगा। एक को दूसरे के बनाने के लिए जोड़ना हो, घटाना हो, खुद मल्टीप्लाई करना हो तो आप कर सकते हो, उसके लिए इंडिपेंडेंट है ये। लेकिन ये याद कर लीजिएगा कि मूल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, गतिज ऊर्जा, अगर गतिज ऊर्जा में हम क्या करते हैं, वेग को आधा कर देंगे। क्या करेंगे, वेग यानी वेलोसिटी को आधा कर देंगे। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। तो यहाँ देख लीजिए कि गतिज ऊर्जा का वेग को हम लोग कर देते हैं आधा। तो आपको बताए थे हम डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 का स्क्वायर, आधा कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/4, चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो मान लीजिए कि अभी मेरे पास 4 था तो 1/4 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया राइट आंसर डी, चौथाई हो जाएगा। कैसे निकला, यहाँ से देख लीजिए, समानुपाती का फॉर्मूला के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², 1/2 किए थे, ये 1/4 आ गया। देखिए 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। क्या करना हमको, 1 केजी के वस्तु को हमको क्या करना है, गतिज ऊर्जा 1 जूल करना है। तो उसके लिए इसका चाल क्या होगा, वेलोसिटी हमको कितना रखना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें हम नहीं बताने वाले आपको। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें।
30 केजी लोहे का एक गोल तथा 10.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले का व्यास बराबर है। दोनों गोले के किसी मीनार पर एक साथ गिराया गया, तब वो गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है, तब उनका क्वेश्चन बोल रहा त्वरण समान होगा, संवेग समान होगा, स्थितिज ऊर्जा समान होगी या गतिज ऊर्जा समान होगी। तो आप जानते हैं क्या, आपके ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि अगर दो वस्तु ऊपर से नीचे आती हैं, क्या होती है, ऊपर से नीचे आती हैं, तो अपने मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो अपने मास से इंडिपेंडेंट रहती हैं। अगर वैक्यूम कंडीशन पे अगर हम एक दो पत्थर को गिराएं तो दोनों एक ही साथ गिरेगा, क्या होगा, दोनों एक ही साथ गिरेगा, मतलब वो अपने जी पर डिपेंड, जी जो होता है मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्या होता है, जी मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 केजी इतना केजी मास है दोनों का, लेकिन ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, मास कितना भी रखिए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण समान रहता है। क्या होता है, त्वरण समान रहता है। दोनों पे क्या लगेगा, mgh लगेगा, ये सॉरी, दोनों पे जो वेट लगेगा, जो फोर्स नीचे की ओर लगता है, उस पे जी क्या होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। जो त्वरण होता है, त्वरण जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्वीय त्वरण मास पे डिपेंड नहीं करती है, क्या होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण समान होगा। क्या होगा, त्वरण समान होगा। 19वां नंबर बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग के दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए कि क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर, इसके पहले भी मैंने बताया आपको कि गतिज ऊर्जा और संवेग का रिलेशन क्या होता है। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टे में 2m, क्या होता है, पी स्क्वायर बट्टे में 2m। तो आप देखिए कि गतिज ऊर्जा इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला लिख दूं, अगर आपको नहीं आती है तो पी स्क्वायर बट्टे में 2m, इसके बाद मैं इस फॉर्मूला को नहीं लिखूंगा, पी स्क्वायर बट्टे में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट है, समानुपाती है। संवेग तिगुना करना है, सॉरी काइनेटिक, क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगी। कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग का आपको रिलेशन आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बट्टे में 2m, पी स्क्वायर बट्टे में 2m। आप एक चार्ट बनाइएगा या आप एक अपना जो साइंस का नोट्स बुक है, उस नोट्स बुक में सारे फॉर्मूले को लिखते जाएगा। हर चैप्टर में मैंने फॉर्मूला दिया, अगर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको सारा फॉर्मूला एक पहले ही मैं लिखवा दूंगा, ताकि आपको हर चैप्टर में क्या हो, आसानी हो उसको सोल्व करते समय। और कुछ न्यूमेरिकल में थ्योरी में ही करवा दूंगा, ताकि उस फॉर्मूले का आपको रिवाइज हो जाए, क्या हो जाए, फॉर्मूले का रिवाइज हो जाए। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी शक्ति क्या होगी। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन अ टाइम। पावर होता है फोर्स वर्क बटे में समय, क्या होता है, फोर्स बटे वर्क बटे में समय। तो ये क्या हो जाए, 2500 बटे में 5 सेकंड, 5 से 1 टिके 5, क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 500। लेकिन हमको किलो वाट जूल में, ये वाट में आ गया, क्या आया है, वाट में आया है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, लेकिन हमको इसमें किस में मांगा, किलो वाट में मांगा है। तो किलो से एक भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग दे देते हैं, 0.5 किलो वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 किलो वाट हो जाएगा। कैसे, तो आप जानिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन अ टाइम, क्या होता है, शक्ति इज इक्वल टू जो कार्य है बटे में समय। कार्य दिया हुआ था, समय भी दिया हुआ था, हम डिवाइड कर लिए, कितना आया, 500 जूल आ गया। लेकिन आंसर जो हमारा मांगा है वो जूल में नहीं मांगा, किलो वाट में मांगा है। तो उसको किलो से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 0.5 आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 किलो वाट। राइट आंसर डी, 0.5 किलो वाट।
देखिए, छत पर दौड़ता हुआ बालक, अगर मान लीजिए आप ही छत पर दौड़ रहे हैं, आप ही क्या कर रहे हैं कि छत पर दौड़ रहे हैं, तो आप में क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, यही ऑप्शन बोला ना कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए आप छत पर खड़े हैं, अगर आप छत पर खड़े हैं और कोई व्यक्ति आपको छत से मापा जाए तो आप में पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा आप में, स्थितिज ऊर्जा तो होगी, लेकिन आप छत पर रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप में गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी। आप जिस वस्तु में मूवमेंट यानी वेग आ जाएगा, वो मोशन कर देगी, उसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाता है, यानी गतिज ऊर्जा आ जाती है। जिस वस्तु में गति हो जाएगा उसमें गतिज ऊर्जा आ ही जाएगा। तो गतिज ऊर्जा इसलिए है क्योंकि आप मोशन कर रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप हाइट में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों होगी। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों होगी। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन नजर आ रहा नहीं, कट जा रहा, छोटा कर देते हैं। अरे ठीक। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है। जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा होगी। जमीन पर पहुंचते समय उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए, 10 मीटर कहा, 10 किलोग्राम का भी है, क्या 10 मीटर का है, 10 किलोग्राम का भी है। तो जितना उसकी गतिज ऊर्जा यहां पर है 10 मीटर, 10 केजी का, यहां पर आते समय उसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी खत्म हो जाएगा, काइनेटिक में बदल जाएगा। पी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो हम लोग पी निकाल लेते हैं, पी ही निकलेगा। तो पी हो जाएगा पीई इज इक्वल टू एम जी एच 10/9/8 इंटू 10, 980 जूल। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्या हो गया कि जो गतिज ऊर्जा थी वो आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा खत्म हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा होगी उसमें। 10 किलोग्राम के पिंड को 10 मीटर स्वतंत्र रूप से गिराया जाए तो क्या हो जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या होगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 किलोग्राम मेरा वजन दिया हुआ है और हमको हाइट भी दिया हुआ है। तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को यूज करने के लिए 1/2 mv² चाहिए हमको। लेकिन यहाँ पर ना एम तो दिया हुआ, लेकिन वेग नहीं दिया हुआ। वेग ना देने की वजह से हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को नहीं यूज कर सकते। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको हाइट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ? हाइट दिया हुआ। इस हाइट का यूज करके, इसके मास को यूज करके, और जी हमको पता है कि जी कितना होता है, 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है कि जी होता है 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका हम निकाल लेंगे 980 जूल। कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते रहती है दोनों। क्या बोलता है कि द्रव्यमान m का कण का रेखीय संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा होगी। सेम चीज को मैंने पहले करा चुका हूँ, या डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है? फॉर्मूला पूछ दिया। इसके पहले मैंने कन्वर्ट कराया, दोनों फॉर्मूला को लिया, दोनों फॉर्मूला को इक्वल किया, और उससे क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताया। यहाँ पर डायरेक्ट चीज को पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम में क्या रिलेशन है, सॉरी संवेग और काइनेटिक एनर्जी में क्या संबंध है। तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। आप इसको अपने घर में बैठिएगा, दोनों का फॉर्मूला लिखिएगा। दोनों का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू m भी।
दोनों फॉर्मूला लिख दिया। इस दोनों फॉर्मूला को सोल्व करके इतना लाने का कोशिश कीजिएगा, क्या, पी स्क्वायर बटे में 2m, क्या लाइएगा, पी स्क्वायर बटे में 2m, इतना लाइएगा तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं, उनकी संवेग का अनुपात बताइए। क्या बताइए, फिर से वही काम है यहाँ पर भी, संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन जिसको पता वो आसानी से निकाल लेगा। क्या होगा, आसानी से निकाल लेगा। क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से, क्या, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट करते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट करते हैं, तो उनका संवेग का अनुपात बताइए। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में 2m, लिखा ना जी। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी समान है, तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर लिख लेते हैं, हमको क्या बताना, संवेग का अनुपात बताना है, तो पी स्क्वायर यहाँ लिख लिए, तो 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, हो जाएगा। फर्स्ट ले लिए, पोटेंशियल एनर्जी 1। दूसरा का ले लेते हैं, दूसरा का क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू 2m 2 या 2m1 ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, पी टू स्क्वायर, सॉरी, हमको क्या निकालना, पी वन स्क्वायर बटे में पी टू स्क्वायर, क्या लिखते हैं, पी वन, अब देखिए पी वन का स्क्वायर बटे में पी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी बटे में 2m2 काइनेटिक एनर्जी। इससे इससे ये कटा, इससे ये कटा, देखिए तो ये आ जाएगा मेरा m1 कितना, 1 ग्राम, ये 4 ग्राम का है, m1 है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 का स्क्वायर बटे में पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम 1 का स्क्वायर, मोमेंटम 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटा के क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, आपको पता ही होगा। तो P1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P1 बटे में P2, क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 बटे में रूट अंदर 4, तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 नहीं हो जाएगा। तो P1 रेशियो P2 1:2, काफ़ी आसान था, इसमें कोई काम नहीं है। इस सब क्वेश्चन को मैं छोड़ देता आपके लिए, लेकिन मैं कर दिया, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया, आपको 4-5 फॉर्मूले गिन कर हैं इसमें, जिससे आपका हर एक इक्वेशन, हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो आप उस 4-5 फॉर्मूला को लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। बोलता है 25वां नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, क्या है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, जूल है, वाट है, किलोवाट घंटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग व्यवसायिक कहने का मतलब डे टू डे लाइफ में, एसआई पद्धति से नहीं, डे टू लाइफ या जनरली हम लोग किस यूनिट का यूज करते हैं, जनरली हम लोग किस यूनिट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, टेम्परेचर को मापना है तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में केल्विन होता है, उसका एसआई यूनिट उसका क्या होता है, केल्विन। लेकिन हम लोग मापते किस में है, मापते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस में, अधिकतर डे टू डे लाइफ में हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर, क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर। केवल किलो वाट रहता तो क्या होता, पावर हो जाता। किलो वाट किसका यूनिट है, पावर का, किलो वाट पावर का, लेकिन किलो वाट आवर घंटा किस, किलो वाट आवर या घंटा किसका है, एनर्जी का, ऊर्जा का। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित कामनी द्वारा, संपीड़ित कामनी होता है शायद स्प्रिंग को बोलते हैं, शायद हिंदी मेरी थोड़ी वीक है क्योंकि हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट हूँ नहीं और हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूँ,
तो अब इतना डिटरमाइन कीजिएगा कि इंग्लिश मतलब हिंदी थोड़ा लेके चलेगा। संपीड़ित कामिनी मीन्स स्प्रिंग ही होता होगा। तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग को हम लोग खींचेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्थितिज ऊर्जा। शायद पता नहीं था हमको, पहली बार पता चला कि संपीड़ित कमानी मतलब स्प्रिंग होता है। शायद हिंदी काफी टफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। एक स्प्रिंग को अगर आप खींचिएगा तो खींच के रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आना चाहेगा आपस में, लेकिन उसमें जो ऊर्जा रहता है वो पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में मौजूद रहता है। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 50 किलोग्राम भार का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कार्य करता है, ऊपर तक करने में कार्य करता है। तो आप आसानी से क्या कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। क्या क्या निकलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता ही होगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मास इंटू जी इंटू एच। तो हम निकाल देते हैं, P इज इक्वल टू एम जी एच। मास कितना हो जाएगा मेरा? मास कितना है? 50, जी 10, हाइट 100। 5 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो बैठा दीजिए गिन के आप। इतना जूल हो जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा इसका। कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया गया, इसमें कुछ था ही नहीं। 10 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो जमीन पर पहुंचने में उसकी गतिज ऊर्जा होगी। शायद सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। क्या क्या? सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने सोल्व कराया, नंबर याद नहीं है कितना नंबर पे था वो क्वेश्चन, लेकिन इतना याद है कि सेम क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराया है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया, मिसप्रिंट हो गया होगा कैसे भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 980 जूल। मैं ये बता देता हूँ और कैसे निकलेगा ये भी बता देता हूँ कि क्या हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तब पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि उस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, तो दोनों एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहती है। उनतीस नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है? 29 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि दो गोला गोली ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः 15 ग्राम और 20 ग्राम है, एक लक्ष्य की ओर समान वेग से समान दिशा में चल रही है, तो लक्ष्य गोली ए गोली बी से अधिक बढ़ेगी। देखिए द्रव्यमान इतना इतना है, वेग समान है, तो आप जानते ही होंगे, तो गोली ए गोली बी से अधिक बढ़ेगी, गोली बी गोली ए से अधिक बढ़ेगी, तो जिसका मास अधिक होगा वो ज़्यादा तेजी से जाएगी। मोमेंटम के जानते हो ही होंगे, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू एम भी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी यानी वेग समान है तो वेग से हमको कोई रिलेशन नहीं पड़ रहा, लेकिन ये m पे तो डिपेंड कर रहा है ना जी। जिसका m जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें वेग संवेग होगा। तो m ज़्यादा किसका है? b का ज़्यादा है, 20 ग्राम है, और इसका 15 ग्राम है। तो 20 ग्राम ज़्यादा होता है 15 से, सब जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोली बी गोली ए से अधिक बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? गोली बी गोली ए से अधिक बढ़ेगी। क्वेश्चन 30 नंबर है कि यदि दो मनुष्य 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मीटर 5 मीटर 3 मिनट 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो कार्य का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दो मनुष्य 25 किलोग्राम, मास क्या है? 25 ही है दोनों बार में, लेकिन और हाइट कितना है? कोई 3 मिनट में चढ़ाता है और हाइट है 30 मीटर। तो आप जान जाइए कि वर्क
क्या होता, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता, वर्क कार्य। तो 20 किलोग्राम है, तो 20 किलोग्राम का फोर्स कितना हो जाएगा, mg, मास इंटू जी, m इंटू जी। और दोनों 30 मीटर ले गए हैं, मास भी दोनों का बराबर है, जी भी बराबर रहेगा। दो व्यक्ति हैं यहाँ यहाँ, एक चांद पे नहीं रहेगा, दोनों व्यक्ति एक समान है, एक ही जगह पर हैं, दोनों आदमी एक ही जगह से उठ रहे हैं या एक ही जगह से सामान उठा कर ले जा रहे हैं। दोनों का मास, जो सामान उठा रहे हैं दोनों का मास बराबर है। वेग क्या है, दोनों का मास बराबर है और दोनों का हाइट भी बराबर है। हमको अभी 5 फ्लोर तक जाना है और उस आदमी को भी 5 फ्लोर तक ही जाना है। क्या करना, 5 फ्लोर तक ही जाना है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य भी सेम होगा। जब जा रहे हैं उतना ही दूर, सामान भी उतना ही ले जा रहे हैं, तो दोनों का कार्य भी बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मनुष्य द्वारा किया समान होगा, दोनों मनुष्य का कार्य क्या होगा, समान होगा। कैसे, मैंने बता दिया आपको। आपस में दोनों तलहथी को रगड़ने में परिवर्तन होता है। मांसपेशियों की ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, मांसपेशियों की ऊर्जा ताप ऊर्जा में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दो हाथ को आपस में रगड़िएगा तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा।